भाई आप स्कॉर्पियो एन लेके ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए बाय रोड, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। और वो आपकी जर्नी कैसी रही, वो ट्रिप कैसी थी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये वाली ट्रिप मैंने जस्ट अभी करी है। मैं नवंबर 2023 में निकला था और अभी इसी महीने ख़त्म हुई है वो ट्रिप। तो लगभग 6-7 महीने की वो ट्रिप थी। और उसमें से हम देखो सबसे पहले यहाँ से इंडिया से गए नेपाल। नेपाल तो नॉर्मल है, कई लोग गए हुए गाड़ी से। उसके बाद जो है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि आप चाइना भी एंटर कर सकते हो बाय रोड। जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो चल रही है तो आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ। बट ऐसा नहीं है, इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी बॉर्डर्स है, बट आप वो नहीं कर सकते। पर आप नेपाल से चाइना जा सकते हो। तो वैसे तो अब लोग कहेंगे कि वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, बट वो अब चाइना के अंडर ही है। तो हम उस चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली जाना नहीं चाहेंगे जो भी है। बट अभी करंटली वो चाइना के अंडर ही आता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस सब चाइना की है। तो नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर है। और उस बॉर्डर को मतलब मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 37 बॉर्डर्स क्रॉस किया है। और उस बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो दिल में धक 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 कॉन्टीन्यूसली होना, वो एक बताओ अलग। ना भाई, उसको डिटेल में बताओ। मतलब एक तो देखो यार, चाइना में ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जैसे हमें जो हमारे गाइड थे ना, मतलब आप चाइना में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। आप अगर अपनी गाड़ी से कर रहे हो, आप फ्लाइट से जा रहे हो बीजिंग जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक परमानेंट 24 घंटे एक गाइड रखना पड़ेगा जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वो हमारी ही गाड़ी में ट्रैवल करेगा, सेम होटल में रुकेगा, और जब तक आप एंटर करे हो और जब तक एग्जिट करे हो उतने दिन वो आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था, जो एजेंट था हम 40 दिन के लिए था वहाँ थे चाइना में। तो 9 लाख रुपए तो एजेंट की फीस थी खाली। अरे इंडिया बाप के रे, 9 लाख रुपए 40 दिन के? 40 दिन के। यार ये तगड़ा प्रोफेशन है। हाँ, तो चाइना में मोटा तगड़े खर्चा। पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो 9 लाख रुपए तो उन्होंने लिए, प्लस हमारा ट्रैवल अलग, डीजल अलग, टोल टैक्स अलग, होटल अलग, खाना अलग। तो चाइना एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ा इस चीज़ में। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। आपका जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े आपका फ़ोन चेक करते हैं लिटरली खोल के, कि आपके फ़ोन में दलाई लामा की कोई फ़ोटो तो नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है ऑब्जेक्शनेबल, कोई पॉर्न वीडियोस तो नहीं है, कुछ वैसा कंटेंट तो नहीं है, कोई बुक तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर डर बहुत लग रहा था कि एंट्री रिजेक्ट ना हो जाए। 9 लाख रुपए भर चुके हैं ट्रिप की भी, फिर ऐसी तैसी मच जाएगी पूरी। तो वो थोड़ा सा डर था। बट नंबर प्लेट भी आप बता रहे थे चेंज करनी हाँ, पड़ती है। नंबर प्लेट क्या है, जब हम चाइना मतलब तिब्बत में एंटर करते हैं तो 3-4 दिन तो आपको अलाउड होता है आपकी नंबर प्लेट में। फिर उसके बाद एक शहर आता है सिगात्से करके, तो वहाँ पे उनकी रोड अथॉरिटी है जो नंबर प्लेट इशू करती है। फिर वहाँ से आपको अपना एक चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है और नंबर प्लेट लेनी पड़ती है जो चाइनीज़ में ही लिखी होती है। फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते उसमें कितना खर्चा आता है? हो। वो सब एजेंसी का फीस में इंक्लूडेड है। अच्छा। जो वो है ना नंबर प्लेट और लाइसेंस, वो एजेंसी देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, आप चाइना पहुंच गए, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद चाइना के बाद हम सीधा गए नीचे, लाओस करके कंट्री आती है वहाँ पे। तो लाओस के बाद हमें जाना था वियतनाम, बट वियतनाम ने एंट्री दी नहीं। उन्होंने कहा कि आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड है तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो वो कह रहे थे एम्बेसी से जाके लिखवा के ले आओ कि उनकी गारंटी है कि आप कुछ भी एक्सीडेंट करते हो या कुछ करते हो तो एम्बेसी देखेगी। अब ऑब्वियसली इंडिया आना, एम्बेसी से लिखवाना, सो झमेले करना, तो हमने वियतनाम छोड़ ही दिया। फिर तो हम सीधा लाओस से गए कंबोडिया। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जब आप चाइना से वियतनाम गए तो बीच में कुछ वाटर बॉडीज थी या फिर सीधा बाय रोड है? रोड है, पूरा रोड है ये। हाँ, मतलब यहाँ से नेपाल, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा रूट जो है वो बाय रोड है। फिर सिंगापुर के बाद आपको जहाँ भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिलीपींस जाना है या फिर न्यूजीलैंड जाना है, उसके लिए आपको फिर समुद्र का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो हमारा प्लान था कि हमें सिंगापुर से गाड़ी शिप करनी थी ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया का भी ना एक रूल है, वहाँ की ना जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। तो जब आप फ्लाइट से भी जाओगे ना, वो आपके जूतों में मिट्टी लग रही है वो चेक करेंगे कि मिट्टी नहीं ला रहे आप दूसरे देश की, आप दूसरे देश का कोई फ्रूट नहीं ला रहे, कोई पत्ते नहीं ला रहे। तो ऐसी गाड़ी की इंपोर्ट को लेके भी ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसकी वजह से जो एजेंसी थी ना, वो कह रही थी कि 50 दिन लगेंगे कम से कम, शिपिंग प्लस क्लियरेंस मिला के। फिर हमने सोचा कि अब 50 दिन करेंगे क्या, उससे बेटर हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी और हम ऑस्ट्रेलिया चले गए फ़्लाइट से। और ऑस्ट्रेलिया में हमने ले ली टेस्ला रेंट पे, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ला से कवर। अच्छा, टेस्ला का कैसा था भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। मतलब वहाँ पे ऑटो ड्राइव पे डाल दिया हाँ आपने? हाँ, ऑटो ड्राइव बढ़िया। और फर्स्ट टाइम था मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई। मतलब कोई मेल फंक्शन कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप महंगी से महंगी स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर लो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार में पंच मिलेगा ना, वो आपको किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो मैंने तो आते ही सोच लिया कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। फिर इंडिया में आते ही बुक करवाई नेक्सॉन ईवी की। मतलब जो चलाने की क्वालिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है उसकी।
भाई उस टाइम बुरा नहीं लगा मेरी स्कॉर्पियो नहीं आ लगा पाई। था, काफ़ी लगा था, बट फिर अब ऑप्शन नहीं था। 50 दिन करते क्या, वेट करते, इंडिया आते फिर जाते, वैसी ट्रिप लंबी खिंच रही थी। तो हमने सोचा छोड़ो कोई नहीं, एक ही कंट्री है, घूमना तो है ही, घूम लेंगे, वैसे भी अपनी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, बस यही फर्क है। भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ घूमे, कुछ जगह बताओ जहाँ पे आप ऑडियंस को रेकमेंड करते जाना चाहिए। यार देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है ना, वो बहुत कम एरिया में रहती है। आधे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है, तो मेनली जो उनकी कोस्टल लाइन है ना पूरी, वहाँ पे ही सारी वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। तो मैं लैंड किया था मेलबर्न में, फिर मैंने मेलबर्न के आसपास के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करे। बाय रोड अच्छा था वो भी। वहाँ पे एक जगह है ग्रेट ओशियन रोड करके, कि एक तरफ तो आपको पहाड़ दिखेगा रोड में और एक तरफ आपको समुद्र है पूरा। तो वो उस रोड का नाम ही यही है, द ग्रेट ओशियन रोड। तो वहाँ पे ड्राइव करना तो मतलब एक ड्रीम है कई लोगों का, जिनको ड्राइविंग का मतलब मजा आ गया होगा इंटरेस्ट भाई है ना, वहाँ पे तो। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव करा, वो एक अच्छा एरिया जाने के लिए। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिडनी, और वहाँ पे फिर मैंने फिर से गाड़ी रेंट करी टेस्ला, और उसका फिर आसपास का एरिया पूरा कवर किया। टेस्ला का वैसे क्या रेंट पड़ा? मेरे को पर डे पड़ा था 5,000 रुपये इंडिया के। सिक्योरिटी भी दी थी? सिक्योरिटी वहाँ की होती है $500, पर वो क्रेडिट कार्ड में ही ले लेते हैं बस, मतलब वो चार्ज नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं $500 को, 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जब आप फिर गाड़ी रिटर्न कर दोगे उसके 1 महीने बाद वो दे देते हैं, अगर कोई चालान नहीं आया हो। बट मेरा चालान आ गया, क्योंकि अब मुझे तो आदत थी स्कॉर्पियन की कि चालान कटेगा नहीं, बट अब वहाँ की जो नंबर प्लेट है उसमें तो चालान कटेगा ही कटेगा, तो उससे चालान आ गए 2। कितनी दौड़ा दी थी? मैं दौड़ाई ज़्यादा नहीं, फ़ोन वीडियो बनाते, अच्छा। वहाँ पे वो फ़ोन कैमरा रखे हुए हैं कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो चलाते वक्त तो आपका चालान कटेगा। तो उसका 32,000 रुपये का चालान आ गया 2। और तेरी 16 हज़ार के। तो भाई अब तक आपकी कितनी कंट्रीज हो गई? 50 कंट्रीज? हाँ, मेरी 2 रह गई है, 48 हो गई है, 48 हो गई। तो और भाई बाय रोड 37 हुई है। तो बेस्ट कंट्री कौन सी लगी आपको, अगर मैं बेस्ट पूछूं कि भाई आप कितनी बार भी चले जाओ वहाँ पे? बेस्ट कंट्री अगर बाय रोड पूछो तो टर्की लगी मुझे, और वैसे घूमने के बारे में पूछो तो जर्मनी भी अच्छी लगी, और चाइना भी अच्छा लगा काफ़ी। मतलब चाइना को लेके भी मतलब वही है सब कुछ ना। देखो, आप पाकिस्तान के भी लोग देखोगे तो वो इंडियन से बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो मीडिया है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा सा दिक्कतें करती है। सेम चाइना का भी है, वहाँ पे जब लोगों को पता चलता था हम इंडिया से आए हुए, तो उनका भी बिहेवियर बहुत बढ़िया होता था। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइना बढ़िया लगा मुझे काफ़ी। वहाँ पे थोड़ा ऐसे नहीं देखते कि इंडियन क्यों आ गए और ये वो? कुछ उनको मतलब नहीं है कि वॉर है, लैंड कैप्चर कर रखा है, हमने कर रखा है, उन्होंने कर रखा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और खुश भी लगते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि वहाँ पे खुश नहीं होंगे लोग, बट मेरे को जहाँ तक जितने लोग मिले खुश मिले। भाई खाने की दिक्कत नहीं आई आप? चाइना में तो बहुत है दिक्कत। मतलब वहाँ के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बाकी उसकी जगह तो फिर हम वो हल्दीराम के वो कैरी करते थे, रेडी टू ईट, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, यही चलता था बस। हाँ, उस वे में पैसा भी बहुत बचता है ना। हाँ, अगर पैसे बहुत बच जाते हैं। मतलब पर डे अगर हम 5,000 का खर्चा लेके चल रहे हैं तो वो 500 रुपये में ही हो जा रहा था हमारा, क्योंकि खुद लेकर गए हुए थे वो। और वैसे आप अपना स्टे कैसे प्लान करते हो, जैसे इतना लंबा? स्टे का कोई प्लान नहीं होता था, जिस दिन जहाँ रुकना है वो उसी दिन ही पता चलता था, उसी दिन ही सेम 1 घंटे पहले होटल बुक करते थे और रुक जाते थे सीधा। तो महंगा नहीं पड़ता होगा? नहीं, सही मिल जाते थे। लास्ट मिनट डील उल्टा सस्ती पड़ती है। अब लोगों के दिमाग में ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत वो है कि आपको बहुत महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में अगर आप सेम डे या 1 दिन पहले भी कर रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3 महीने पहले जो बुक करके बैठे हो उससे भी सस्ती डील मिल रही होती है, क्योंकि अब उनकी जब बुक ही नहीं हुई तो वो लास्ट मिनट में प्राइजेस ड्रॉप कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमें बहुत सस्ते पड़ जाते थे एंड मोमेंट पे भी। और वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो, आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों का हॉस्टल प्लस 1 रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। तो अलग अलग डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, उस हिसाब से। कई लोग जो है वो काउच सर्फिंग भी करते हैं। काउच सर्फिंग मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर जैसे आप लोग नोएडा में रहते हो मान लो, तो आप अपना काउच सर्फिंग पे रजिस्टर करके अपना घर भी डाल सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री से आएगा वो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो ऐसे ही पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपना प्रोफाइल बना रखी है, और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं अगले महीने जर्मनी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप हमारे घर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, यहाँ पे खाओ पियो। तो ये भी करते हैं कई लोग। आप रुके किसी ऐसे? नहीं, मैं नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा मतलब
सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर वैसे जाना कैसा हो। भी इंसान हो मतलब मिल सकता है, कुछ भी कर दे। वेरीफाइड प्रोफाइल है तो ज़्यादातर आप वही देखो कि कितने लोगों को उसने रुकवाया है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, पुराने जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ। तो अब काफ़ी जैसे अपना वो है, काफ़ी ट्रैवलर्स हैं इंडिया के जो काउच सर्फिंग करते हैं, जैसे एक माउंटेन ट्रैकर थे वरुण भाई, वो काफ़ी काउच सर्फिंग करते थे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो तो इससे पैसा बच जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर बहुत फ्री बहुत में। बच जाता है, बहुत बच जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जिनके घर में आप रह रहे हो अपने मन से ग्रोसरीज या ले जाओ तो ठीक है, बट वो मांगते नहीं हैं आपसे। मतलब आप 4 दिन रुक रहे हो तो आपका खाना भी एक तरह से फ्री हो जाता है उनके घर में पूरा। प्लस आपको उस कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रुकने में या ऐसा करने में, तो वो करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कहीं का वैसे कोई बढ़िया किस्सा हुआ है, कोई बताओ कहीं पे किस टाइप का कुछ बढ़िया हुआ हो, मतलब? फनी हुआ हो कुछ बढ़िया? अब फ़नी भी था वो, थोड़ा स्केरी भी था। पेरिस की बात है, मैं अपने होटल से एफिल टावर के लिए ट्रेन पकड़ के जा रहा था। गाड़ी मैंने होटल में ही खड़ी कर रखी थी, गाड़ी से जा नहीं सकते, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा होता है क्योंकि एफिल टावर के आसपास। तो मेरा दोस्त जो था वो पहले ही जा चुका था एफिल टावर, और मेरा अगले दिन का स्लॉट था, तो मैं अकेले जा रहा था। तो मैं ऐसी नॉर्मली रिकॉर्डिंग कर रहा था नीचे अंडरग्राउंड जो स्टेशन होता है। अब वहाँ पे एक बंदा था, वो शायद से होमलेस ही था। तो उसने पता नहीं कैमरा देखा, उसे क्या हुआ, थोड़ा मेंटली वो था, उसने पत्थर उठा लिया बहुत बड़ा, और वो मेरे पास आ गया और जिस ट्रेन में मैं चढ़ा उसमें चढ़ गया। अब वो कह रहा फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, वरना पत्थर से तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। इंग्लिश बोल रहा है, लोकल हाँ, लैंग्वेज? इंग्लिश बोल रहा था, हाँ। पर वो शायद था अफ्रीका का। वहाँ पे ना अफ्रीकन लोग बहुत हैं, मतलब जो मतलब इलीगली आए हुए हैं ना लोग, वो बहुत थे। तो अब वो मेंटली थोड़ा सा वैसा था, पता नहीं उसको ये लगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है, क्या हुआ। पर उसने जब तक मेरा फ़ोन बैग में नहीं चला गया तब तक वो पत्थर लेके यूँ लिटरली इसी पोजीशन में खड़ा था मेरे सर पे। तो आपने चेक कराया उसको? हाँ, चेक नहीं करवाया। वो कह रहा फ़ोन रख। मैंने कहा बंद तो कर दिया वो, और क्या रख, बैग में रख अपने, वरना फ़ोन तोड़ दूंगा। फिर मैंने बैग खोला, बैग में डाला फ़ोन, माइक निकाला, माइक डिस्कनेक्ट किया, सब रखा। फिर वो उतर ही नहीं रहा अब जितने स्टेशन, तो मैं ही ज़बरदस्ती जिस स्टेशन में नहीं उतरना था वहाँ उतर गया, फिर वो चला गया आगे। और फिर आप अगली मेट्रो कुछ हेल्प लेके नहीं गए? कर रहे थे उस चीज़ में। वो मार भी देता भाई, क्या पता चलता है वो मेंटली। मतलब लोग भी देख रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा वो है, डर रहे खुद लोग, वो खुद पागल था क्या साला? पागल ही टकरा गया कोई। थोड़ा मेंटली था लग रहा था मुझे। पर थोड़ा सा स्केरी एक्सपीरियंस था कि एक तो अकेले, ऊपर से पेरिस वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्यों? सेफ भी नहीं है। मतलब पेरिस लोगों को लगता है कि अच्छा होगा, बट वहाँ एक तो गंदगी इतनी है, दूसरा इलीगली जो लोग आए हुए हैं ना पाकिस्तान, इंडिया से भी, और जो अफ्रीका के लोग हैं, वो जेब कतरे बहुत हैं वहाँ पे। मतलब भाई ये लोग हैं जेब कतरे मतलब? वहाँ के लोकल क्यों करेंगे? जो इलीगली लोग आए हुए ये है जेब कतरे, ये जेब कतरे। अच्छा, ये आपका पासपोर्ट चुरा लेते हैं, फिर पासपोर्ट के बदले आपसे पैसे मांगते हैं फ़ोन करके, या फिर ये दो डॉक्यूमेंट तब देंगे वापस। तो मतलब अगर मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मान लो 10 लोग पेरिस गए तो उसमें से 6 लोगों की जेब कटी है। भाई हमने ये सुना है कि उनकी मतलब एक हमारे दोस्त थे वो भी गए तो उनकी भी जेब कटी थी, और वो कोई घोड़े नहीं काटी थी। मतलब हो सकता है वो वहाँ का लोकल ना हो, किसी और कंट्री का हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इलीगली जो आए होते हैं लोग ज़्यादातर वही करते जैसे हम अभी बार्सिलोना गए थे, वहाँ भी बहुत पिक पॉकेटिंग है, तो वो यही बता रहे थे, मोरक्कन लोग जो बाहर से आते हैं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये सब काम करते हैं, वहाँ के लोकल। तो सही बात है भाई ये तो कहने का आईफल टावर और पेरिस हो रखा है वहाँ पे, तो फिर ये तो गंद है एक बहुत तरीके। गंदगी है वहाँ तो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।